आज के समय में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द की समस्या ना हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर किशोरावस्था का वर्ग हो। और आने वाले समय में हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस एवं उसका आयुर्वेद में इलाज। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेंकटेश पांडे। डॉक्टर वेंकटेश पांडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जोहार सभी दर्शकों को, सुनने वाले को जोहार। सर, जिस तरीके से आर्थराइटिस की समस्या आज के समय में बढ़ती जा रही है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रह गया है जिसे आर्थराइटिस की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है और कैसे होता है। आर्थराइटिस जो शब्द है, इससे देखने से पता चलता है कि जो गांठ है, जो शरीर का जो हड्डी है, ज्वाइंट है, वहाँ पर आपको सूजन हो, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। दो हड्डियों के बीच में, छोटे छोटे हड्डियों के बीच में, बड़े ज्वाइंट्स में भी सूजन हो सकते हैं। तो ये आर्थराइटिस इसको बोलते हैं जी। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको आयुर्वेद में हम आमवात भी बोलते हैं, गठिया भी बोलते हैं, गांव में इसको मतलब वात बीमारी भी कहते हैं जी। और इसमें फिर बहुत सारे, जैसे ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाते हैं, बच्चों में जुवेनाइल आर्थराइटिस हो जाते हैं। तो मैंने इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ये आपके लगातार जीवन शैली से भी प्रभावित होता है ये बीमारी, और आनुवांशिक भी हो सकता है, वातावरण से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं आर्थराइटिस होने के। आपने बताया कि बच्चों को भी जो है वो आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, तो क्या जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उन्हें भी आर्थराइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो होते हैं बच्चे वाले, जो 16 से नीचे में हम मान के चलते हैं, तो इसका मुख्य कारण ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो सकते हैं, एक हेरिडिटरी भी हो सकता है, और एक वातावरण से हो सकता है। तो इन तमाम तीन जो फैक्टर हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि माँ बाप को ये बीमारी है तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जी। फिर तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं जी। आजकल बहुत सारी दवाएं भी आ गई हैं, तो जिसके कारण आराम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ता है यदि बच्चे से ही बीमारी शुरू हो जाती है तो जी। वेंकटेश जी, जिस तरीके से आयुर्वेद में अगर हम आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, तो क्या स्थायी तौर पे इसका इलाज हम आयुर्वेद में चला सकते हैं? आयुर्वेद में उपचार जो है इसका काफ़ी मतलब निस्संदेह बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई भी बीमारी अस्थायी तभी ठीक हो सकता है जब रोगी जो है उसको पथ्य का पालन करे। क्योंकि ये बीमारी जो है, यदि आप पथ्य का पालन न करें, रोगी अपने आहार विहार को पालन न करे, तो ये बीमारी जो है दोबारा रिपीट हो सकता है और होता है। हम अपने मरीज को दवा लिखते हैं और योग बताते हैं, पंचकर्म बताते हैं, तो दवा जो हम देते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद, कुछ दिन के बाद ये बीमारी फिर उभर के आती है। तो हम लोग उसको जब हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो जो चीज़ मना रहता है खान पान में वो फिर से शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शुरू हो जाता है बीमारी। तो कोई भी बीमारी अस्थायी समाधान उसका तभी संभव है जब हम उस रोग से संबंधित आहार विहार को पालन करेंगे, तभी ठीक हो सकता है जी। वेंकटेश जी, आपने बताया कि जो पेशेंट्स आते हैं उनसे आप लोग हिस्ट्री लेते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो खाने के लिए मना की गई थी। तो जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उन्हें अपने खाने में किस तरीके से परहेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो उन्हें नहीं खानी चाहिए? सबसे पहले तो वात को जो बीमारी इसको बोलते हैं हम लोग, तो वात वर्धक चीज़ को हमको नहीं खिलाना चाहिए, जिससे वात की वृद्धि हो। जैसे दही है, बैगन है, कोहड़ा है, मूली है, और साथ साथ ठंडे चीज़ का भी सेवन नहीं कराना है। फ्रिज का सामान है, मूली है, खीरा है, बहुत खट्टे चीज़ का भी सेवन नहीं कराना है, जिसमें आपको इमली है, नींबू का रस है, तो इन सब चीज़ों का भी सेवन, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, इससे भी शरीर में एसिडिटी पैदा होती है। तो इन सब सेवन को भी वर्जित करना होगा। गठिया की बीमारी को, रूमेटाइड आर्थराइटिस की बीमारी को, आर्थराइटिस की बीमारी को, मतलब लगभग आहार विहार इन सभी बीमारियों में एक ही जैसा फॉलो करना पड़ता है जी। वेंकटेश जी, आपने अभी पंचकर्म विधि की बात की। पंचकर्म विधि क्या होता है और इससे रोगियों का किस तरीके से इलाज होता है? पंचकर्म जो है, 5 कर्म है शरीर के, जो हम आयुर्वेद पद्धति से करते हैं,
मतलब एक तरह से कहिए कि शोधन करते हैं। जी तो हम लोग स्नेहन करते हैं, पूरे शरीर को हम लोग अभ्यंग जो मालिश करते हैं, जी तो वातवर्धक वायल से मालिश करते हैं, जिससे शरीर में सूजन की कमी हो, इन्फ्लामेशंस की कमी हो, शरीर में जो क्रिस्टल बन रहे हैं जो जॉइंट पेन्स को बढ़ाते हैं उसकी कमी हो। जी फिर हम लोग वमन कराते हैं, जो भी विजातीय तत्व शरीर में बढ़ रहे हैं उसको हम लोग वमन के थ्रू उनके दोषों को निकालते हैं। जी फिर आजकल जो है हम लोग फिर बहुत सारे जो उपाय हैं, रक्त जी मोक्षण करते हैं, यदि ज़्यादा उसकी समस्या है जी लीच थेरेपी करते हैं, और मतलब शिरोधारा देते हैं। जी तो शरीर का जो बीमारी है, शरीर की जो प्रकृति है, उस हिसाब से हम पंचकर्म का जी सहारा लेते हैं, और काफ़ी इसमें लाभदायक होता है पंचकर्म इस बीमारी के लिए। लंबे समय तक इसको रोगी को आराम भी होता है। उसमें भी हम लोग पूर्व कर्म करते हैं। पंचकर्म ऐसे ही आप शुरू नहीं कर सकते। जी पूर्व कर्म है कि उनको पहले कुछ दिनों के लिए इस तरह के मतलब जो विरेचक चीज़ है उनको दे के पहले हम लोग पेट साफ कराते हैं, जी फिर हम लोग अनुलोमन कराते हैं, और दूसरी चीज़ है कि फिर हम लोग उनको ऐसे खाद्य देते हैं खाने में, जैसे यूस है, खिचड़ी है, जी दलिया है, जो आसानी से पाचक हो, पेट पाचन हो, घी के साथ देते हैं। जी तो घी भी शरीर में स्निग्धता पैदा करता है, और तो उससे फिर शरीर पर जो दवा है, शरीर पर जो मतलब रोगों का प्रभाव भी कम होता है, और जी दवा का प्रभाव जो हम लोग देते हैं उससे बढ़ता है और काफ़ी आराम मिलता है। जी जी वेंकटेश जी, जिस तरीके से किसी पेशेंट को अर्थराइटिस की समस्या है लेकिन उसके अलावा भी उसके शरीर में और भी कई बीमारियां हैं, तो क्या एलोपैथिक की दवाएं और आयुर्वेद की दवाएं दोनों साथ में हम चला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बहुत जी बार रोगी हम लोग से सवाल ये करते हैं, अक्सर करते हैं, हर एक बीमारी पे करते हैं जी कि सर हमारा ये जैसे ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम शुगर की दवा लेते हैं, हम हार्ट की दवा लेते हैं, हम साथ में आयुर्वेद की दवा ले सकते हैं कि नहीं? ये जी बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे हम लोग से बहुत बार सवाल किया गया है। तो इसका मैं सीधा उत्तर देता हूँ कि आयुर्वेद की दवा आप एलोपैथिक दवा के साथ बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उस अंतराल को थोड़ा बदल सकते हैं। अब जी जैसे जॉइंट पेन की दवा जो है आयुर्वेद में ही हो, तो उसको हम खाली पेट ना लें, खाना जी खाने के बाद लें। और एलोपैथिक दवा से आयुर्वेद की दवा को आपको यदि भ्रम है तब आप साथ में भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन यदि आपको थोड़ा डाउट लगता हो तो आधे घंटा के बाद, 45 मिनट के बाद आप आयुर्वेद की दवा भी साथ में ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कहीं कोई एक दूसरे का मतलब विरोध नहीं है, कोई जी कंट्राइंडिकेशन नहीं आता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। जी तो साथ साथ हम लोग अक्सर एलोपैथिक दवा को जो चलता है उसको स्टॉप भी नहीं करवाते हैं, जी साथ में दवा देते हैं, क्योंकि रोगी को तकलीफ भी ना हो, रोगी को आराम हो। कि कई बार होता है कि रोगी ये भ्रम में आ जाते हैं कि हम लंबे समय तक दवा एलोपैथ की खा रहे हैं और आयुर्वेदिक दवा हमने स्टार्ट कर दिया, जी तो अचानक अगले दिन से ही एलोपैथिक दवा बंद कर देते हैं जी और हमारी दवा पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो उनका कंप्लेन कभी कभी बढ़ जाता है। जी तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले आप धीरे 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 एडजस्ट करिए, जी और जब आपका रोग पे आपके कष्ट पर, आपकी बीमारी पर नियंत्रण बढ़ने लगे आयुर्वेद दवा का, जी तब धीरे 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 उसको कम किया जाता है। जी तो आप आयुर्वेद की दवा एलोपैथ की दवा के साथ में बिल्कुल चला सकते हैं। जी जी वेंकटेश जी, कई बार ये ऐसा होता है कि जो पेशेंट रहते हैं उन्हें आयुर्वेद की दवा उन्होंने शुरू तो कर दी है, लेकिन वो कहते हैं कि उनको असर जो है वो काफ़ी लेट से दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है कि बहुत लोगों को यह भ्रम होता है कि आयुर्वेद की दवा धीरे धीरे काम करती है। जी आयुर्वेद की दवा धीरे धीरे काम नहीं करती है। आयुर्वेद की दवा अपने साथ साथ समय के साथ साथ अच्छे ढंग से काम करती है। जी उसमें 2-3 कारण है। देखिए, चिकित्सा का चतुष्पाद बताया गया है, 4 जी चतुष्पाद बताए गए। एक तो चिकित्सक बढ़िया होना चाहिए, जी जो उपचार कर रहा है वो चिकित्सक अच्छा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। जी और दूसरा है कि रोगी जो है वो भी कोऑपरेटिव होना चाहिए। रोगी को जो वैद्य ने बताया कि आपने इस आहार को, इस विहार को पालन किया कि नहीं, जी वो भी काफ़ी मतलब मुख्य कारण है। तीसरा कारण हो गया कि जो मतलब परिचारक है, जी रोगी के साथ जो अटेंडेंट होता है, हॉस्पिटल में नर्स को हम परिचारिका बोलते हैं, लेकिन घर में परिचारक वही है जो उसके साथ में है, जो जी उसकी देखभाल करता है। वो भी बढ़िया होना चाहिए कि रोगी जो है समय से दवा ले रहा है कि नहीं, जी रोगी अनुपान के साथ दवा ले रहा है कि नहीं।
अब बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद की अनुपान पर निर्भर करती है। हम घी के साथ ले तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, मधु जी। के साथ ले अलग प्रभाव पड़ता है, पान के पत्ते के साथ ले अलग प्रभाव पड़ता है, गर्म पानी से ले, ठंडे पानी से ले, मट्ठे के साथ ले, तो अनुपान आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो उस अनुपान को फॉलो करता है कि नहीं। और चौथा जो है, आयुर्वेद की जो दवा है, कोई भी तरह की दवा, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, जी। वो भी निर्भर करता है। अब जहाँ तक आपने बोला कि आयुर्वेद की दवा जो है धीरे धीरे काम करती है, अब लंबे समय से आप 5 से 7 साल तक आप आर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रहे हैं और आप आए और सोचे कि हमको 4 घंटे में ये रिजल्ट मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये आराम तत्काल आपको एलोपैथिक दवा से ही मिल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद की दवा पूरे सिस्टम पे काम करता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद की दवा का कोई दवा है जो सूजन को तुरंत घटा दे, नहीं, वो धीरे 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 जाके सारे सिस्टम को काम करता है। तो हम आयुर्वेद का जो चिकित्सा ही करते हैं तो पूरे सिस्टम को सहारा लेते हैं, उसमें हम पंचकर्म का सहारा लेते हैं, हम उसमें योग का सहारा लेते हैं, उसमें लाइफ स्टाइल का सहारा लेते हैं। तो चारों ओर से हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि इस विधि से हम इस तरह इस रोगी को काम करें कि जिससे अस्थायी उपचार मिले। तो आजकल रोगी को क्या है कि जो धैर्य की भी कमी हो गई, वो चाहते कि तुरंत उपचार हो, तुरंत इलाज हो, तुरंत ट्रीटमेंट हो, तो उसका दुष्प्रभाव भी देखा जाए। आप लंबे समय से आप पेन किलर लीजिएगा, स्टेरॉइड लीजिएगा, तो फिर आपके शरीर में अलग से इन्फ्लामेशन शुरू होगा, फिर किडनी की समस्या होगी, आप एक बीमारी ठीक नहीं करेंगे, दूसरा बीमारी आपको मतलब बढ़ जाएगा। तो थोड़ा धैर्य के साथ आप काम करें। और आयुर्वेद की दवा से क्या है कि आपको धीरे धीरे ठीक होता है और अस्थायी उपचार होता है, और दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना आपके भूख की कमी इसमें देखी जाती है, ना आपके स्वास्थ्य में कोई इसका बहुत दुष्प्रभाव देखा गया है। तो बिल्कुल निरापद है। इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद की दवा को आप शुरू में ही मतलब थोड़ा सा साथ दें, और आयुर्वेद को अंतिम विकल्प मत माने कि अब सब जगह से थक हार गए तब आप आयुर्वेद को अपना रहे हैं, आयुर्वेद का सहारा रहे। आप शुरू में ही समस्याएं जो है उसको लेकर जाइए। बहुत बार क्या होता है, जैसे डायबिटीज हो, गठिया हो, बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक दवा खा कर मतलब लंबे समय से खा कर फिर आते हैं, तो दवा तो काम करने में टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपका शरीर एलोपैथिक दवा के लिए ये हो गया है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। जी वेंकटेश जी, अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस की समस्या बहुत लंबे समय से है और वो उपचार के लिए आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, तो उन्हें अपनी दिनचर्या में किस तरीके से बदलाव करना चाहिए जिससे दवाएं भी जल्दी असर करे और उन्हें आर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा भी जल्द मिल सके? बिल्कुल, सवाल जो है मतलब हर मरीज को इसका उत्तर सुनना चाहिए, क्योंकि दवा जो है आपके प्रकृति पर निर्भर करता है, आपके उम्र पर निर्भर करता है, आपके वजन पर निर्भर करता है। कई बार क्या है, दवा जो है हम वजन के हिसाब से कम डोज में दे दिए तो भी काम नहीं करते, हम प्रकृति के हिसाब से कम डोज दे दिए तो भी दवा काम। तो जो दवा का जो डोज है, हम शरीर के वजन, शरीर के प्रकृति, रोगी के मतलब जो कार्य है उस हिसाब से भी हम दवा को सेट करना पड़ता है, और रोगी के सुगमता के हिसाब से भी सेट करना पड़ता है। आप बार बार रोगी को इस तरह का परामर्श दे दे कि आप काढ़ा बना के खौला के पीजिएगा और फिर उसको इतने घंटे उबाल कर पीजिएगा, तो क्या होता है कि बहुत बार रोगी जो है यात्रा में रहता है, ऑफिस में काम की व्यवस्था के कारण दवा ले ही नहीं पाता है। तो हमको सुगमता भी देना होगा रोगी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे सुगम तरीके से दवा को यूज़ करने का बताएं। दवा यूज़ कब कराना, किस दवा को हमको खाली पेट में यूज़ करना है, कौन सी दवा खाना खाने के तुरंत बाद करना है। बहुत बार रोगी क्या करते, खाना खाया तुरंत दवा खा लिए, उससे उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो दवा हम खाली पेट भी दे सकते हैं, बहुत सारी दवा, लेकिन यदि रोगी कमज़ोर प्रकृति का है, बूढ़ा है, दुबले पतले हैं, तो उनको दवा हम खाने के 1 से 2 घंटे के बाद देते हैं। तो ये भी बहुत निर्भर करता है कि हम दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। अब रही बात कि उनका जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जैसे आप बताएं, तो आर्थराइटिस के जो रोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वो आलस करेंगे शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, कफ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सूजन बढ़ेगा। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करते रहना है। अब ये नहीं है कि हमको घुटना में दर्द है तो हम दिन भर बेड पर ही बैठे हुए हैं, कुर्सी पर पकड़े हुए हैं, नहीं, आपको फिजिकल एक्टिविटी हमेशा बैठे हुए हैं जिस मोशन में है करते रहना है। और
योग का, खान पान का निस्संदेह आप सहारा लेते रहे, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जी। जैसे बीमारी आप लंबे समय से, जितने लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो परिणाम आने में, उसको ठीक होने में भी समय लगता है। जी जी वेंकटेश जी, किसी भी पेशेंट को अगर अर्थराइटिस में जोड़ों में जो है वो घुटनों के जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो क्या वो आयुर्वेद की दवा के साथ साथ अपने दिनचर्या में योग को शामिल कर सकता है? बिल्कुल। योग तो का लक्ष्य ही है कि मतलब रोगी को मतलब स्वस्थ रखना है, जी। रोगी को स्ट्रेंथ देना है, और सामान्य आदमी जो रोगी नहीं है उनको भी दीर्घायु बनाना है। जी। योग का ये उद्देश्य। अब आपने बोला कि घुटना दर्द है, जॉइंट पेन है, तो आयुर्वेद में चिकित्सा है मर्म चिकित्सा, जी। जो बहुत वैद्य इसको अपनाते हैं और बहुत लोग इसको अपनाते नहीं हैं। मर्म चिकित्सा का इतना बढ़िया रिजल्ट है जी। कि आपको तुरंत लाभ होता है, 5 मिनट से 10 मिनट में आराम होता है। सुश्रुत ने 107 वर्ण अपने अध्यायों में मर्म का वर्णन किया है। अब घुटना का प्रॉब्लम है तो उसमें हम मर्म चिकित्सा देते हैं। फ्रोजन शोल्डर, जो अम्बाहुक बोलते हैं, जो आजकल डायबिटीज़ के मरीज को सबसे जी। अधिक फ्रोजन शोल्डर से बीमारी होती है, ये हाथ ऐसे उठ नहीं पाता है, जी। तो ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्दन की समस्या हो रही है। जी। तो इसमें क्या है कि मर्म चिकित्सा जो है आयुर्वेद का बहुत अच्छा काम करता है। एक्यूप्रेशर है, ये बहुत काम करता है। तो हम लोग क्या है कि चिकित्सा की जो जितने भी सारे जो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, एक्यूप्रेशर हो, आयुर्वेद हो, नेचुरल जो हम लोग आजकल जो बोलते हैं कि जो डाइटिशियन काम करते हैं, सब एक चिकित्सा का उपक्रम है और हमको सबका सहयोग लेना चाहिए। कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं है। जी। तो हमको स्वस्थ रहना है। अब स्वस्थ रहना है तो हमको जिस तरीके से लाभ लेना हो, एक पूरे शरीर की बिल्डिंग जो है, पूरा शरीर का पिलर है, तो हम उस पिलर पे सारे सपोर्ट दें। यदि योग का सपोर्ट दें, मर्म का सपोर्ट दे, एक्यूप्रेशर का सपोर्ट दे, दवा का सपोर्ट दे, तो शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होगा और लंबे टाइम तक हेल्दी रहेगा। जी। अर्थराइटिस की समस्या में अधिकतर जो है वो लोग कहते हैं कि उन्हें दूसरी भी बीमारियों के कारण जो है वो जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो क्या वो भी अर्थराइटिस की निशानी होती है या फिर दूसरी बीमारियों के कारण वो दर्द होना आम बात होती है? अब जैसे कॉमन हम बताते हैं जी कि एक बीमारी है सोरेस्टिक अर्थराइटिस, जी, जिसमें स्किन की समस्या होती है, घुटना में, एल्बो जॉइंट में, माथा में, पूरे स्काल्प में डेंड्रफ टाइप का भर जाएगा, मतलब चकता चकता छिलका टाइप का उतरते जाएगा। वो लंबे समय तक वो बीमारी होता है तो सोरेस्टिक अर्थराइटिस में परिणत हो जाता है। जी। आपको जॉइंट पेन भी होगा, आपको स्किन की समस्याएं भी होंगी। जी। अब जो आजकल का जो लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, जैसे मैक्सिमम लोग आजकल जो ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है, जी। विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, तो इसको लोग इग्नोर करते जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि 17-18 साल के बच्चे हो, चाहे 8 साल 10 साल के बच्चे हो, उनको भी विटामिन डी की कमी होती है। जी। और वो इग्नोर करते हैं, उनको मसल्स में क्रैम्प्स, घुटने में, पीठ में, गर्दन में शुरू हो जाता है दर्द, और उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि सनलाइट तो शरीर बॉडी में आजकल मिल नहीं रहा है। भाग दौड़ के लोग उठते ही लेट से हैं, तब तक तो सूरज जो है मतलब 8 बजे 9 बजे तक तो धूप तीखा हो जाता है, और सबसे अधिक विटामिन डी आपको सूरज में सबसे सुबह में मिलता है। जी। उस समय लोग बैठते नहीं। अब उसको हमको फुलफिल तो करना होगा। जी। अब हम आयुर्वेद से फुलफिल करें या हम फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लें, अपना खान पान को ठीक ठाक बढ़ाएं, अंडा लें, मछली लें, सफ़ेद तिल लें, पनीर का सेवन करें। विटामिन जो B12 की कमी है तो उसमें आप जो है सेव है, गाजर है, जितने तरह चीज़ में आप, ओट्स है, इस सब में पाए जाते हैं, तो आप सहजन है, तो इस सब का यूज़ करें। जो भी सीजन में फल आते हैं, सीजन में जो सब्जियां आती हैं, वो उस ऋतु के लिए होती है जी। उस ऋतु में उसका ज़रूर सेवन करें। और ख़ासकर जो भी मतलब युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको मैं यह सलाह देता हूँ कि विटामिन डी, विटामिन B12 अपने खान पान से, उसको लाइफ स्टाइल से, सप्लीमेंट से, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, सबका सपोर्ट लेके इसको फुलफिल जरूर करें। क्योंकि लंबे समय तक आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो अर्थराइटिस हो सकता है जी। इम्यूनिटी कम हो सकती है, कैंसर जैसे बीमारी भी इसके कमी के कारण हो रहे हैं। जी। तो ये सब चीज़ शुरू से ही ध्यान देना होगा। जी। और आजकल के बच्चे
पोस्चरल प्रॉब्लम जो हो रहा है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो रहा है, जी। तो ये सब अर्थराइटिस के ही पार्ट हैं। तो हम लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एक ही टेढ़े मेढ़े पोजीशन में बैठ के देख रहे हैं, तो पोस्चरल प्रॉब्लम के साथ आने वाले 10 सालों में इस सब बीमारी की समस्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जी। बहुत तेज़ी से, क्योंकि जो अभी का पीढ़ी है फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, अपना लाइफ स्टाइल फास्ट रखे हुए हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत इग्नोर कर रहे हैं। जी। नए बड़े जो बड़े हो गए हैं वो अपने स्वास्थ्य की कीमत समझते हैं, लेकिन नए पीढ़ी को इसको ध्यान देना होगा कि शरीर ये माध्यम खलु धर्म साधनम, जी। इस शरीर से ही सारा जो जीवन का धर्म अर्थ काम मोक्ष है इसी से पूरा होगा। जी। तो आप शरीर को सबसे बड़ा धन समझें और इसका मतलब तत्परता से इस शरीर की रक्षा करें। जी। जी वेंकटेश जी, आज के समय में जो युवा वर्ग है वो 8 से 9 घंटे लगभग अपने दफ्तर में बिताता है, और कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप और मोबाइल की बात की तो वो बिल्कुल लैपटॉप पे अपने सर को नीचे करके काम करते रहता है। तो इससे उन्हें अर्थराइटिस की कौन सी समस्या हो सकती है, कहाँ कहाँ पे उन्हें दर्द हो सकता है, और इससे बचाव के लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जी। स्कूल बच्चे, उनकी मैं बात करता हूँ कि वो जो छोटे छोटे बच्चे उनका स्कूल का बस्ता इतना भारी होता है जी। कि मैं गार्जियन को इस सलाह देता हूँ कि अब बच्चे को भारी बस्ता बने उनके पीठ पे नहीं मतलब लाद के रखें। बहुत बार बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़े हो जाती है, स्क्लेरोसिस बीमारी होती है। बहुत बार एक्सरे आता है कि उसका पूरा रीढ़ का हड्डी ये हो गया, धनुष के आकार का हो गया। जी। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना कि भारी बस्ता हमको उसको लाद कर नहीं देना है, और लंबे समय तक झुक कर काम नहीं करना है। जी। महिलाएं जो घर में काम करती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक खड़े होकर किचन में काम करती जी। हैं, जिसके कारण उनको हमेशा गर्दन, पीठ, कमर में समस्या बनी रहती है। जी। तो इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, ये सब चीज़ का आसन का मतलब उनको शुरू कर देंगे और पोस्चरल एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो ये सब बीमारी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी। जी वेंकटेश जी, आपने महिलाओं के बारे में बात की कि महिलाएं अक्सर जो है वो किचन में खड़े होकर के काम करती हैं, जिसके कारण उन्हें गर्दन और कमर में जो है वो दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। क्या महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी अर्थराइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और अगर करना पड़ सकता है तो उसके लिए क्या कुछ उपचार होंगे? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि फिजिकली एक्टिविटी महिला बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, नॉर्मल टहलना, वॉकिंग कर सकती हैं, लेकिन उस दौरान जो है प्रिकॉशन ये रखना है कि हम दही है, बैगन है, वातवर्धक चीज़ जिससे शरीर में दर्द बढ़ सकता है, कोहड़ा है, मूली है, कटहल है, ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। और एक स्ट्रेस भी उसका मुख्य कारण है अर्थराइटिस का। जी। मतलब कॉमनली इस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। स्ट्रेस अर्थराइटिस का मुख्य कारण है, तो हमको स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। जी। स्ट्रेस को मैनेज हम स्ट्रेस को इग्नोर करके कर सकते हैं। स्ट्रेस पर पूरा डूबेंगे तो फिर हमारा शरीर का जो है मतलब विजातीय जो टॉक्सिन शरीर में बढ़ते जाता है, जो अर्थराइटिस को बढ़ा सकता है। जी। ये सब चीज़ों का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। लंबे टाइम से फीवर है तो उसको ठीक रखना है। जी। और प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करना है कि हमको फिजिकली एक्टिविटी रहना है, प्राणायाम वगैरह करना है, जिससे हमारे सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते रहे, तो गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहेंगी इसमें। जी। जी वेंकटेश जी, बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अर्थराइटिस के कारण वो चल नहीं पाते हैं। अर्थराइटिस की समस्या बुजुर्ग वर्ग जो है उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बुजुर्ग वर्ग जो दर्द से परेशान रहते हैं वो दवाओं के साथ साथ और क्या कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें दर्द में धीरे धीरे करके आराम मिलता जाए? बहुत बार क्या होता है, ओल्ड एज के मरीज जो 55-60 से ऊपर के हो जाते हैं तो उनको घुटने में प्रॉब्लम होता है। तो घुटने की शिकायत लंबे समय से मतलब परेशानी में डाल सकता है। कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए, जैसे आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जी। आप लंबे समय तक खड़े होकर पानी पी रहे हैं, लगातार ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं तो घुटने की समस्या हो सकती है। आप लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हैं, लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो सबसे पहले कि ओल्ड एज में जो है पंचकर्म का यूज़ करें। वहाँ पर जो घुटने में हम लोग मर्म थेरेपी करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं,
तो तुरंत रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी। तो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना जो कॉमन है, इसको बचने के लिए हम पंचकर्म का सहारा लें, जी। आयुर्वेद का सहारा लें, तो काफ़ी हद तक वो जो आपका ये उम्र है जो ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी सुगमता से आपका पार होगा। जी। जी। वेंकटेश जी, जितने भी अर्थराइटिस के मरीज हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में जाने से इसलिए भी कतराते हैं कि उन्हें लगता है कि आयुर्वेद जो है वो लंबे समय तक यानी जीवन भर उनके साथ चलता रहेगा। उन्हें कई बार इस बात पे यकीन नहीं हो पाता है कि आयुर्वेद एक समय के बाद उनकी बीमारी को ठीक करके दवाएं जो है उसकी बंद हो सकती है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी। कि जो अर्थराइटिस की बीमारी जो रोगी हैं खासकर, जी। आयुर्वेद सबसे बेहतर विकल्प है। जी। बिल्कुल, मैं अन्य पद्धति का कुछ मतलब इसमें हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद इसलिए बेहतर होगा क्योंकि इसमें दवा लंबे समय तक चलता है। जी। और आयुर्वेद दवा का दुष्प्रभाव बहुत कम देखा गया, ना जी। के बराबर देखा गया। और आयुर्वेद केवल दवा खिलाने की बात नहीं करता। आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो स्वस्थ हैं उसको स्वस्थ रखें और जो बीमार हैं उसकी बीमारी को दूर रखें। जी। जी, आयुर्वेद का बस यही प्रयोजन है। तो हम आयुर्वेद की दवा जो है इसमें लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और इस बीमारी में इसलिए लंबे समय तक चलता है क्योंकि ये बहुत जटिलता से शरीर को जकड़े रहता है। जी। और रोगी को भी कॉपरेट करना पड़ता है। रोगी जितना कॉपरेट करेगा, रोगी जितना ध्यान देगा, वो इस बीमारी से लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी। तो जितने भी हमारे अर्थराइटिस के दर्शक हैं उन्हें काफ़ी सारी जानकारियाँ जो हैं वो आज आपके माध्यम से प्राप्त हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उसे बहुत अच्छे से जानकारियाँ दी। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में किसी और विषय पर, इसी तरीके से कैसे उससे बच सके, कैसे उसका बचाव कर सके, इन सभी बातों का चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।